नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो खबरें हम आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बताते हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत नक्सलाइट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का दावा कर रही है। और आपने देखा कि किस तरह उड़ीसा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, यहाँ पर जिस अंदाज में तेलंगाना में यानी जिस अंदाज में नक्सलाइट्स की सरगर्मियां जारी हैं उस पर काबू पाने के लिए कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि नक्सलाइट के कई अहम लीडरों ने खुद सुपुर्दगी यानी सरेंडर किया है तेलंगाना पुलिस के सामने। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि धक्का है तेलंगाना में, सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में माविस्ट या नक्सलाइट्स तहरीक को। और इस सिलसिले में आपको बताना जरूरी है कि तेलुगु माविस्ट कमांडर गणेश यूके जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इनकाउंटर कर दिया गया है और वो भी इनकाउंटर कंधामल यानी उड़ीसा में किया गया है। अब न सिर्फ मोदी हुकूमत ने बल्कि ओडिशा की हुकूमत, बीजेपी हुकूमत ने और पुलिस ने, खासतौर पर बीएसएफ से लेकर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इत्मीनान का इजहार किया है कि अब गणेश यूआई के जो हैं वो नहीं रहे। उन्हें पक्का हनुमंतु भी कहा जाता था गणेश को। तो बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सर पर तकरीबन 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था। और आपको ये बता दें कि कंधामल के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर का ये वाकया पेश आया जिसमें न सिर्फ गणेश बल्कि दीगर 5 अफराद जिसमें 2 खातून नक्सलाइट्स भी शामिल थी अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। और पुलिस का दावा है कि हमने उनके कब्जे से असली हथियार बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। इस तरह की बातें पुलिस कह रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जहां तक इस कार्रवाई या ऑपरेशन का सवाल है तो इस मामले में सीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दूसरी जो मरकजी एजेंसियां हैं उन्होंने मुश्तरका कार्रवाई की और मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। नतीजे में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा माओवादी लीडर अब अपनी जिंदगी से महरूम हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर पहली रही है और आपको ये बता दें कि हो सकता है कि कुछ देर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का या फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह का फ़ोन चीफ मिनिस्टर ओडिशा को पहुंचेगा यानी, और ये कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, बीएसएफ, सीआरपीएफ के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि ओडिशा की जो पुलिस है उसने ये मुश्तरका कार्रवाई की है और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक साहब से और पूछते हैं कि क्या ये नक्सलाइट के खिलाफ या नक्सलाइट के सफाए का इशारा तो नहीं? रियाज साहब, ये सबसे पहली बेसिकली सवाल ये पैदा होता है कि नक्सलिज्म ठीक है, वो तो शुरुआत हुई, उसकी हिस्ट्री है, तारीख़ है। क्या इस दौर में भी वो जो है ना रेलिवेंट है या तहरीक या थी? तो इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल उठता है जी जी। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा जैसा कम्युनिस्ट पार्टी का जो जवाल होता गया तो इसका भी आहिस्ता आहिस्ता जवाल होता चला गया क्योंकि ये जो है ना उसी की विंग्स हैं, जैसा कि आप मालूम है माओइस्ट तहरीक है, जो है ना नक्सलिज्म है। लेकिन अब मेरे ख्याल से मतलब इस दौर के हिसाब से, इस हालत के हिसाब से ये उतनी रिलेवेंट नहीं थी ये तहरीक जितनी जो है ना लोग समझते थे और करते थे। और इनको जो सपोर्ट मिलती थी, कहाँ से मिलती थी पता नहीं उनको, तो वो भी मेरे ख्याल से सपोर्ट ख़त्म हो गई। तो लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये तहरीक कमज़ोर होती चली गई और अब उसके अहम लीडरों का भी सफाया होता चला जा रहा है। जी। और हमारे होम मिनिस्टर भी दावा कर रहे हैं कि बहुत ही 1 साल के अंदर जो है ना पूरी इनको हमको सफाई हम कर देंगे इनका और इनको खात्मा बिल्कुल कर हिंदुस्तान से नाम निशान इनका मिटा देंगे जो है ना। जी। तो ठीक है, अब एक सवाल ये पैदा होता है रियाज साहब कि देखिए ये चीज़ें शुरुआत क्यों हुई? इन्हें सोशल जो नाइंसाफ़ी होती है, समाजी नाइंसाफ़ी है, मसावत है, उसके ख़िलाफ़ ये तहरीकात शुरू हुई हैं जो है ना। तो अब ये गवर्नमेंट का काम है कि आप ये देखेंगे आप कितना जो है ना समाजी मसावत करते हैं, इन्हें क्या कर रहे हैं आप ये देखिए। सोशल इक्वलिटी के लिए आपके इक़दाम क्या जारी हैं, क्या है वो बताइए आप करके जाना। तो वाकई जो है ना तारीफ़ की जाएगी कि आप जो है ना ये काम कर रहे हैं जो किसी ज़माने में इन्हें नक्सलाइट्स अपने हाथ में ले लिए थे और इन्हें लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके जो है ना बज़ोर ताकत के लोग जो है ना किया करते थे। उनका ऐसा बिलीफ था, उनकी ऐसी डॉक्ट्रिन है, उनकी फ़िलासफ़ी है। लेकिन अब वही काम गवर्नमेंट कर दिखाए कि वाकई हम जो है ना जो क़बाइल हैं, गरीब लोग हैं, ज़ात पात से बिल्कुल जो है ना, और उनके जो है ना लिए हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम इतने समाजी भलाई के काम कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट का काम है कि वो जो है ना बताए, अब जो है ना ठीक है आप खात्मा कर दिए उसका, और वो तो हथियार वाली तंजीम थी, हथियार के बगैर लोग जो है ना काम नहीं करते थे, लेकिन अब हुकूमत का काम है कि आप जो है ना ये चीज़ों में जो है ना आप बताएं अपना कि वाकई कर रहे हैं, जबकि आपकी हुकूमत जो है ना फ़िरका परस्ती में उलझी हुई है, मुसलसिल आपको जो है ना लड़ाना, और जो कमज़ोर ज़ात के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, सब हैं, तो आप कैसा समाजी इंसाफ कर सकते हैं, वो बहुत अहम मसला है यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ जो टॉपिक है रियाज साहब जो है ना इसमें। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक माओइस्टों का सवाल है, माओइस्टों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी यही कहा था कि हम हिंदुस्तान को माओइस्टों से यानी नक्सलाइट से पाक करके रख देंगे। और आपने देखा कि किस तरह तेलंगाना में हालिया अरसे के दौरान मुसलसल जो नक्सलाइट्स हैं वो खुद सुपुर्दगी इख्तियार करते जा रहे हैं, यानी सरेंडर होते जा रहे हैं पुलिस के सामने, और उनके सरों पर जो इनामी रकम है वो उन नक्सलाइट्स को उनकी बाज़ाबातकारी के लिए दे दी जा रही है। लेकिन अब देखेंगे कि जहाँ तक गणेश का सवाल है, गणेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका इनकाउंटर में कत्ल किया गया, और फिर इनकाउंटर में उसके यानी उसके सर पर तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख यानी 10 लाख रुपए जो इनाम था वो भी अब पुलिस को मिलेगा, ये टीम ने कार्रवाई की है उसको मिलेगा। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि इन जो महलूक नक्सलाइट्स हैं उनका ताल्लुक जिले नलगुंडे से है, तेलंगाना के। जी अब नहीं, सवाल बेसिक ये पैदा होता है रियाज साहब, जैसा आपने कहा है कि ये तो अब तो न्यूज़ है ये तो, जी हाँ, लेकिन ये बताइए कि इस तहरीक की इफादियत क्या थी और क्यों कमज़ोर पड़ गई, और क्या वजूहत से जो है ना अब ये लोग जो है ना नो मोर, इन्हें मतलब या तो इनके गॉडफादर्स ख़त्म हो गए, या तो फिर जो है ना ये लोग जो है ना अब आजकल जो सोशल सिस्टम है उसके हिसाब से अब इनकी अहमियत बाकी नहीं रही, इन्हें इरेलीवेंट हो गए अब जो है ना। जी जी जी। तो ये सवाल पैदा होता है, तो क्या आप जो है ना ये समाजी अदम मसावत के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ा करते थे, क्या हुकूमत अब जो है ना उसका अल्टरनेट या दे सकती है सोसाइटी को, जो भी ये चीज़ें हैं जिसके खिलाफ है, ये बहुत अहम सवाल है रियाज साहब कि हुकूमत क्या कर सकती है। आप जो है ना ठीक है वो लोग जो है ना अपने हाथ में हथियार लेके समाजी अदम मसावत के लिए लड़ते थे लोग, जहाँ भी नाइंसाफ़ी आगे खड़े आते थे, क्या हुकूमत ये काम करके दिखा सकती है अभी भी जाना, या बजाय उसके फ़िरका परस्ती में मुसलसिल आप बिज़ी हैं जो है ना, और कबाइलियों के लिए ना कुछ करने के लिए तैयार है आप जो है ना, ये बहुत अहम सवाल है ना रियाज साहब। जी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है इब्तदाई गुफ्तगू के दौरान कि आखिर इसकी वजूहत क्या है, इस पर का पता चलाना चाहिए कि आखिर नक्सलाइट्स को उरूज कैसे हासिल हुआ, जवाल कैसे हासिल हुआ, इसका पता चलाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सच कहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ पर आप देखेंगे मजालिम बढ़ जाते हैं, जुल्म होता है और इंसाफ का कत्ल किया जाता है, वहाँ नक्सलाइट्स तहरीक शुरू होती है। नक्सलाइट्स के जो तहरीकें हैं, कोई भी तहरीक शुरू हो सकती है। अब हिंदुस्तान में आप देखें नक्सलाइट्स का तो आप खात्मा कर रहे हैं, कम्युनलिज्म का क्यों खात्मा नहीं करते, फ़िरका परस्तों का क्यों खात्मा नहीं करते, ये सोचने वाली बात है। आज कम्युनल फोर्सेस हिंदुस्तान की तबाही वो बर्बादी का बायस बन रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की जो छवि है, जो इमेज है, वो इन फ़िरका परस्त दरिंदों ने यानी तबाह करके रख दी है। हुकूमत उस बारे में सोचती नहीं, और हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमतों की सरपरस्ती में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसका मकसद यही है कि RSS का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उसे पूरा किया जाए। जबकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, एक समाज सोशलिस्ट मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती। बिल्कुल। क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं है कि उसका क्या रद्द अमल होगा उसका? अगर आज तुम इस तरह एक किसी मजहब के मानने वाले को दबा रहे हैं, किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को दबा रहे हैं, अक़लियतों को सता रहे हैं, तो कल अगर ये उलट जाएं, अगर तो वो बदला लेने पर यानी तुल जाएं, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? यकीनन हुकूमत बिल्कुल एकतरफा कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल बनेंगे। इंतहा पसंदी जहन में कहाँ से आती है, ये तो सोचिए आप पहले। जुल्म से आती है। जब आप जुल्म कर देते हैं, इंतहा कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वैसे ख्यालात खुद ब खुद पैदा होते हैं, तहरीकें पैदा होती हैं। अब आप देखिए किस किस्म के नारे लगा रहा है जो छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है। जी। आपने सुना होगा कि जो लड़के जो हमला कर रहे हैं जाके जो है ना क्रिश्चियंस पे, और उनकी सारी निशानियों को उखाड़ के फेंक रहे हैं, तोड़ के फेंक रहे हैं जो है ना। अफसोस की बात है, कितने खतरनाक नारे लगा रहे हैं मालूम। यहाँ पे कोई जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ सिर्फ जो है ना मनुस्मृति चलेगी, यहाँ पे कोई क्रिश्चियनिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे नाम निशान मिटा के रख देंगे। इतने जहरीले किस्म के ख्यालात जो है ना वो लोग खुलेआम जो है ना इन्हें मीडिया के सामने लोग जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग जो है ना। बताइए तो कितने ये लोग जो है ना, मतलब इन्हें इतनी ज़रा भी इनको डर खौफ नहीं रहा, ना कानून का ना हुकूमत का। तो मतलब एक साफ हुकूमत की सरपरस्ती इनको हासिल है। जी खुलेआम जो है ना गुंडागर्दी जो की जा रही है। बताइए कहाँ लिखा हुआ है किसी भी मज़हब के खिलाफ आप जो है ना जाके जो है ना उनकी जो निशानियां हैं, मज़हब के जो त्यौहार है, उसमें जाके आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं आप जो है ना।
जी हाँ, बिल्कुल अफ़सोस की बात है, किसी के मज़हबी उमूर में मदाखलत करना बहुत बुरी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान एक अज़ीम मुल्क है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि 2014 से जो कम्युनल फोर्सेस हैं या फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उनको उरूज हासिल हुआ है। लेकिन याद रखिए, इनका उरूज हिंदुस्तान का ज़वाल है, और हिंदुस्तान का ज़वाल कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहरहाल माओइस्टों की जहाँ तक बात है, इनके बारे में कहा जाता था कि अवाम को समाजी इंसाफ दिलाते थे और दिलाया करते हैं। और अगर हुकूमत ये समझती है कि माओइस्टों को साफ का सफाया कर दिया गया है, तो पहले तो कम्युनलिज्म जो है उसका सफाया करना चाहिए, कम्युनल फोर्सेस का सफाया करना चाहिए, जो माओइस्टों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। माओइस्ट तो कभी मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बने, बल्कि ये कम्युनल फोर्सेस जो हैं वो मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, मुल्क की छवि मुतासिर कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। वैसे भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उसके 20 अरकान इसमें शामिल थे, और ये सीआरपीएफ के 2 बटालियन और एक बीएसएफ टीम ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 असली राइफलें वहाँ से बरामद की गई। इसके अलावा इंसैस जो राइफलें हैं वो बरामद की गई है, और 303 यानी 303 वो राइफल भी बरामद की गई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। आज आप नेक्सलाइट्स को मार रहे हैं, लेकिन क्या फ़िरका परस्त दरिंदों ने हिंदुस्तानियों का जो जीना दोभर कर दिया है उसको भी इसी तरह मारेंगे? ये सोचने वाली बात है। अब अंदाज़ा कीजिए कि छत्तीसगढ़ में एक शॉपिंग मॉल में अगर आप देखेंगे कि वहाँ अगर क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, वहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है, तो आपके बाप का ये जागीर नहीं है हिंदुस्तान के आप आकर किसी के भी मज़हब में मुदाखलत करें, मजहबी त्योहारों में मुदाखलत करें, ईदों में त्यौहार मुदाखलत करें। ये हिंदुस्तान सबका है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत के लिए शर्म की बात है, पुलिस वालों के लिए शर्म की बात है कि एक अक़लियती तबके को, ईसाइयों को सताया जा रहा है, जबकि आप तमाम मरकज़ी वज़रा यानी बीजेपी के तमाम मरकज़ी वज़रा देख लें या फिर बीजेपी के कायदीन को देख लें, आरएसएस के कायदीन को देखें, उनकी औलादें इन ईसाइयों के जो मिशनरी स्कूल्स हैं उसमें तालीम हासिल करती हैं। हर हद तो यह है कि कई मरकज़ी वज़रा भी ईसाई मिशनरीज़ के पढ़े हुए हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि वो इस तरह के वाक़यात को रोकने से कासिर हैं? अगर उनमें हिम्मत है, उनमें ज़रा भी अखलाक की ज़रूरत है, इंसानियत बाकी है, तो इस तरह के हमलों को रोकना चाहिए। ऐसा बल्कि लोग बाहर पढ़ने जाते ना, जब उनको ख्याल नहीं होता, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों जाते पढ़ने के लिए? और यकीन मानिए इन पूरों का रिकॉर्ड, चाहे बीजेपी के जितने हैं, संघ परिवार के जितने लोग हैं, आरएसएस के जितने लोग हैं, उन लोगों ने ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या है, उनके जो पोस्ट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड आलमी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जमा करना चाहिए, और जमा करके इनके वीज़ों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। रियाज साहब, आपको जो है ना, देखिए कहाँ से आती है, ठीक है, अगर आपको इतनी नफरत है उनके कल्चर से, मजहब से, तो आप इस संस्कृत में शुरू कर दीजिए, हर चीज़, मेडिसिन शुरू कर दीजिए, हर चीज़ शुरू कर दीजिए। आप जो है ना, तमाम चीज़ें आपको जो मिली है, तमद्दुन है, कई चीज़ें आपको मिली हैं, तो आप उससे हासिल किए हैं। लेकिन अब जो है ना उनके खिलाफ जहर फैला रहे हैं, आप जहर अफशानी कर रहे हैं जो है ना। तो बताइए कितनी दोगली पॉलिसी है इनकी कि खुद जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं मिशन स्कूल्स में और जाके उस पर अटैक करते हैं जो है ना। तो रोको, फिर रोक के जो है ना, फिर आप अपनी जो है ना अपना अलग से एक बना दी, इंग्लिश को ख़त्म कर दो आप हल्ले से। फिर जी। इतनी नफरत अगर आपको है तो जाना पूरा नहीं, अफसोस की बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी ज़बान से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे अरबी हो या उर्दू हो। ये ज़बानें कुदरत की ज़बानें होती हैं, और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप कुदरत का जो माहौल है उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। यार साहब, ये शशि तरूर ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, हालांकि वो तो हिंदू है ना, आपको तो मालूम है। जी हाँ। और उन्होंने बोले कि केरला में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस किस्म की जो नफरत अंगेज कर रही है, बहुत खतरनाक बात है, और फौरन से जो है ना अरेस्ट करके लोगों को जेल में डालना चाहिए। नाबीना लड़की है, उसको जाके मार रही है खातून जो है ना। बताइए कैसे कैसे सीन नजर आ रहे हैं। अरे बीजेपी के काउंसलर है, वो कह रही है हिंदी सीख, जी बाद में माफी मांगना पड़ा उसे। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि उसके माफी तो दूर की बात है, उसकी नाक रगड़ाना चाहिए था उसको। उन्हें बोला कि ये तो हिंदुस्तान की जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर पे अटैक है। शशि थरूर का बयान आप देखिए, आप अगर उनका बयान है, ये बिल्कुल अटैक किया जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, तमाम मज़ाहिब के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक हरकत है, बहुत ही, इसको जो है ना फौरन से एक्शन लेके इसको कंट्रोल करना चाहिए जो है ना। लेकिन अब सवाल ये बता, कौन सुनने वाला है यहाँ पे, ये बताइए आप जाना। अरे सुनने वाले क्या है, आप देखिए मिसाल के तौर पर खवातीन की जो इस्मत रेजी हो रही है, लड़कियों की जो उन्हें हौस का निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के कई कायदीन उसमें शामिल थे। और आपको बता दूं कि एक साबिक मरकजी वजीर है जिसकी उम्र 90 साल हो गई है, वो तेल लाता है, एक लड़की को देता है लॉ कॉलेज की, और कहता है कि मेरे मालिश कर। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चुल्ली बरबानी में डूब कर उसे मर जाना चाहिए। एक 90 साल की उम्र का, उसके मैं समझता हूँ कि उसकी बीवी तो दूर की बात है, बेटी होंगी, उसकी बहुएं होंगे, उसके नवासियां होंगे, उसके पोतियां होंगे। अगर उसके नवासे पोतियों को, उसके बेटियों को अगर इस तरह का तेल दे दिया जाए और कहा जाए कि तू मालिश कर, तो ये कितनी बुरी बात है।
ये अखलाकी गिरावट है, बहुत ज़्यादा अक़दार का जो है ना ज़वाल है रियाज साहब ये। अरे और ख़ास तौर पे जो है ना जब हुकूमत की सरपरस्ती जब बढ़ जाती है ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोग जो है ना आगे बढ़ के करते रहते हैं। और क्योंकि सज़ाएँ भी नहीं है, इनको छोड़ दे रहे हैं आप जो है ना जितने रेप करना है रेपिस्ट को छोड़ दे रहे हैं आप जो है ना, उसको जो है ना अब खुलेआम नहीं करेगा, उन्हें बताइए जाके जो है ना। उधर ही आ रहा हूँ मैं, उन्नाव केस देखिए आप, उन्नाव रेप केस, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की को, एक माइनर लड़की को बीजेपी का उस वक्त का जो एमएलए है सिंगर यानी जगदीप सिंगर, वो उसकी इस्मत रेजी करता है। यहाँ तक कहा गया कि उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई है और फिर उसके जो वालिद एहतजाज करते हैं तो उसके वालिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल में रखती है और हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। तो खाली यूं ही मौत हो गई, ये नेचुरल डेथ थी या उसकी, या कत्ल किया गया था, ये क्या तहकीकात की गई? हरगिज़ तहकीकात नहीं की गई। अब आप बताइए कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, कितने पुलिस वालों को डिसमिस किया गया, बरतरफ किया गया, ये सवाल पैदा होना चाहिए। और दलित तंजीमों को, खासतौर पर दलित जो जमातें हैं उनको, और मायावती जो बड़ी बड़ी बातें करती है दलितों के तहफ़्फ़ुज़ की, उसने क्या आवाज़ उठाई? क्या उसने इन खातियों को सजा दिलाने में कोई अहम किरदार अदा किया? हरगिज़ नहीं किया। आप अंदाजा कीजिए, उन्नाव रेप केस में एक माइनर लड़की का रेप होता है, उसके बाप को हिरासत में मार दिया जाता है या हिरासत में उसकी मौत होती है, तो क्या मायावती ने आवाज उठाई? अगर मैं समझता हूं कि सही तरह ये दलित लीडर खामोश रहेंगे तो ये जो जात पात के नाम पर जो जुल्म ठहते हैं उन दरिंदों की मैं समझता हूं कि हिम्मत बढ़ जाएगी। ये भी बराबर की मुजरिम है, ये भी जो है ना, जैसा हम कहते हैं कि इन्हें जो अपने आप को लीडर कहती है जो है ना, और ये काशीराम की जो पार्टी, ये लोग भी बराबर के इसके जिम्मेदार हैं, ये लोग भी जो है ना मुजरिम है इसके। जी जी। अब बताइए, कोई गवाही देने आता है तो उसको ले आके 10-10 साल की जेल हो जाती है जो है ना, जबकि रेप करा है उसकी सजा माफ, उसको छोड़ दिया जाता है। तो बताइए इंसाफ की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? कौन है इसके जिम्मेदार? कानून क्या खत्म हो गया? मजाक बन गया है कानून? यहाँ पे है क्या बताइए? अरे हाईकोर्ट किस तरह देती है भाई जमानत? एक मुजरिम को तहत की अदालत ने सजाए उम्र कैद सुनाई है, उसे मुजरिम करार दिया है, उसे जानी करार दिया है, रेपिस्ट करार दिया है, उस पर इल्जाम साबित हो गया है और अदालत क्या है आप देखिए कि उसको जमानत दे देती है, हाईकोर्ट जमानत दे देती है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जरा सीबीआई को भी कुछ शर्म आई है। अब सीबीआई ने कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि इसकी जो सजा सस्पेंड की गई है या मुअत्तल की गई है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो रहे हैं। जबकि जो मुतासिरा खातून है या लड़की है उसने वादे तौर पर कहा है कि मैं इस दरिंदे के को सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, जमानत दी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगी। हाईकोर्ट ने जो राहत दी है उसके बारे में कहा है उसने। अरे वो लड़की कह रही है रियासा, उसके घर वाले कर रहे हैं, इतना हैरास कर रहे हैं, इतना परेशान करके रखा गया उनको। वो कह रही है कि जो है ना कि कोई तहफुज नहीं, हमारे को इतना डरा धमका के घर में अदालत को नहीं मालूम, अदालत अंधी है, सब मालूम है, लेकिन जानबूझ के जो है ना ये लोग एक साइड जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है जाना। तो मतलब अब इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कौन करेगा इंसाफ? बताइए आप। यानी इसका मतलब दलित होंगे तो आप रेप कर देंगे, दलित होंगे तो आप कत्ल कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, ये मतलब हुआ उनका जो है ना, आप साफ जाहिर है जाना। तो कानून तो एक सा होता है सबका। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है या फिर अच्छे जो है ना संस्कार पे चलता है? क्या बताइए जाना कानून। जी जी। क्या बोले तो संस्कारी है लोग जो है ना, क्या संस्कार होते हैं? संस्कार है जी जी। बताइए आप कैसे बात करते हैं और आप देखिए बलात्कार करते हैं और उसको चमत्कार खड़ा देते हैं, ये संस्कार इनके हैं। तो मेरा नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में पेश आए एक खतरनाक हादसे में कम से कम 9 अफराद जिंदा जल गए। बताया जाता है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया, एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने एक स्लीपर जो बस है, लग्जरी बस है, उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस शोला पोश हो गई। और उस वक्त बता दूं कि बस में 32 अफराद सवार थे, जिसमें 9 अफराद जिंदा जल गए। और ये वाक़या जो है गोकर्णा इलाके में पेश आया। ये बस जो गोकर्णा इलाके की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ये वाक़या पेश आया। और यही बता दूं कि ये इलाका जो है जहां पर हादसा पेश आया वो ज़िले चित्रादुर्ग है। और वो आपको बता दूं वहां के ईस्ट जोन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रविकांत गौड़ा ने ये बात बताई। और इस हादसे में ये भी कहा कि बस ड्राइवर और क्लीनर बच गए हैं और ज़ख्मियों को आपको बताना ज़रूरी है तुमाकुरू एक ज़िला है वहाँ के अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। या रियाज साहब दिन ब दिन आप गौर कर रहे हैं कि इस जो है ना रोड्स बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल ट्रैवल बिल्कुल सेफ़ नहीं रहा, इतने हादिसात हो रहे, इतने ख़तरनाक हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई बैठ के स्टडी करे, मालूम करे कि भाई क्या वजूहत क्या है। यानी आसानी से आप ऐसी जान चले जाती है, जल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं लोग जो है ना, क्यों हो रहे हैं हादिसात, इसकी वजूहत क्या है? अरे उस पर कोई बैठ के बात तो करे। खाली भाई न्यूज़ आ जाती है, डाल देते हैं, एक सनसनीखेज न्यूज़ बन जाती है। अरे बेचारा जो मरता है उसके ख़ानदान का क्या होता है, कितने लोग उस पर डिपेंड रहते हैं, बताइए आप जना। तो उसको क्या सज़ाएँ दे रहे हैं? ट्रांसपोर्ट वाले कौन जिम्मेदार है? रोड सेफ्टी वाले जिम्मेदार हैं या बस की सेफ्टी वाले जिम्मेदार है, ड्राइवर जिम्मेदार हैं?
इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहुत बड़ी स्टडी होनी चाहिए और इसका निकालना चाहिए रियाज साहब, इसके क्या रीजंस क्या है, रिजल्ट क्या है, वो निकाल के उस पर बैठ के बात करके उसका सॉल्व करना चाहिए ना। ऐसी होते जाएंगे, मरते जाएंगे लोग जो है ना। बताइए आप जो है ना। अजय बड़े भाई, अगर आप नेशनल हाईवेज़ पे देखेंगे, स्टेट हाईवेज़ पे देखेंगे और ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर है, चाहे पुराने शहर हो चाहे नया शहर हो, रोड्स को देखकर तो बहुत शर्म आती है। हद तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में जो कमर के आर्जे में जो आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी के सरक जाने के आर्जे में और यहाँ तक के फ्रोज़न जो शोल्डर होता है उसके आर्जे में और दूसरे बीमारियों में इन सड़कों का बहुत अहम किरदार है। हद तो ये है कि आप कहीं पर भी जाए, बहुत फैशनेबल इलाके में भी जाएंगे तो वहाँ पर सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बल्दिया की जिम्मेदारी होती है और जो आवामी नुमाइंदे होते हैं उनको चाहिए वो अपने घरों की तरफ ऐसी सड़कें बनाते हैं जैसे आईने की तरह होती है और वहाँ पर एक गड्ढा भी आपको नजर नहीं आएगा। तो क्या आवाम बेवकूफ़ हैं, तुम्हें वोट देते हैं, क्या आवाम की तुम्हारे पास कोई अहमियत नहीं है? आप सारी कंपेयर करके देखें रियाज साहब, अगर न्यू सिटी जाएं, बंजर आइल जाएं या जुबली जाएं, इतनी शानदार रोड से एक गड़ा नजर नहीं आएगा आपको जाना। जी जी। और तकरीबन डॉक्टर से पूछिए जाके हॉस्पिटल में स्पॉन्डिलाइटिस के इतने केसेस हो गए हैं, मैं ये गड़ों की तरफ से स्पीड ब्रेकर जो रोड सेफ नहीं है, लोग इतना परेशान है। बताइए कितनी तकलीफदेह मर्ज होता है। भाई अब स्पीड ब्रेकर्स का हाल ये है कि हर गली में 4-4 स्पीड ब्रेकर्स है। कुछ भी क्या है भाई, लोगों को तकलीफ हो रही है, वो इतनी तकलीफ जो झटका पड़ता है आपको, यकीन मानिए ये बैक पूरी आपकी चले आती जाना। जी जी। बताइए कई लेडीज रहते, ज़ईफ लोग रहते, उसमें प्रेग्नेंट जाते क्या हैं, बदवाएं दे रही हैं भाई लोग, इतनी बदवा नहीं कर रहे लोगों की, मैं बता नहीं सकता हूँ जाना। आप यकीन मानिए, मैं खुद भी देखता हूँ, रात दिन फिरता हूँ, तो आप नए शहर में एक गड़ा पड़ता है तो सेकंड डे वो बराबर हो जाता है, साफ हो जाता है। जी जी। ओल्ड सिटी का इतना बुरा हाल करके रखा गया है कि कोई पुरसा न्याल नहीं है रियाज साहब, इतने बुरे रोड्स हो गए। नहीं लेकिन नहीं, न्यू सिटी में भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम है, वहाँ पर भी सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। आप आसिफ नगर की तरफ जाइए, आप नामपल्ली की तरफ जाइए, आप कहीं पर भी जाइए या नए शहर में कहीं पर भी जाइए, वहाँ ट्रैफिक जाम और गड्ढे वगैरह जो पड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओहदेदारों की नाअहली है और अवामी नुमाइंदों की नाअहली है। ये बाज़ाब्ता बजट होता है इसका और आमतौर पे बारिश के बाद जो है ना भरे जाते हैं गड्ढे। अच्छा, जो सड़कें अच्छी होती हैं उसे फिर खोदा जाता है, फिर बनाया जाता है। अरे मेरे भाई, वहाँ जरूरत ही नहीं है आपको कुछ बनाने की, आसानी से लोगों का कारोबार चलता है, सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। वहाँ पर नहीं, दूसरी जगह जाइए, लेकिन वो सड़कों को खोद दिया जाता है, फिर 1-3 महीने तक वो सड़कें उसी तरह रहती हैं। आप देखिए, गौर किए, बल्दिया की एक सफ़ेद झूठ देखे आपके, बोलते हैं कि जो है ना कि इतने गड़ों को भर दिया गया। अरे कहाँ है, कोई खाली 1000 गड्ढे, 2000, खाली बयानबाजी जो है ना, जाके आप उतरे। बल्दिया का मतलब वो है, जी हाँ, यानी सड़कों के गड्ढे नहीं बल्कि अपनी बदनुमानी, अपनी नाकामियों के गड्ढों को भर दिया गया, को भर दिया गया जो है ना। और देखिए वीआईपी लोग को क्या फर्क पड़ता है रियाज साहब, वो तो बेहतरीन गाड़ियों में जो है ना, एसी की गाड़ियों में फिरते रहते हैं, उनको क्या एहसास है कि रोड पे क्या हाल है, कैसा आम आदमी सफर हो रहा, एहसास है किसी को जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाना। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर आवाम, ये जो आवाम भी जिम्मेदार है, आवाम को चाहिए कि अगर कोई जिम्मेदार होता है तो उसके घर के सामने ले जाकर कचरा डाल दें, उसके घरों के सामने जो सड़कें हैं वहाँ पर ले जाके कूड़ा करकट डाल दें और उसे एहसास दिलाएं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारे सड़कें जो हैं वो तबाह हाल है, तुम क्या कर रहे हो। कचरे के अंबार है रियाज साहब, पहाड़ के पहाड़ लगे हुए हैं। जी जी। खाली बकवास होता है बल्दिया की तरफ से, वो कमिश्नर सब होते हैं, लेकिन आप जाके देखें आज भी वही हाल है। कचरे के कुंडियों को खत्म कर दिया गया है, ऐसा पता ही नहीं किधर है कचरे कुंडियां। इतना बुरा शहर, मरता हुआ शहर बोलते थे ना कलकत्ता को, वैसी हालत हैदराबाद की हो गई थी। नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि हादसा का सवाल है, आज शमसाबाद में भी एक हादसा पेश आया जहाँ पर एक स्कूल बस जिसमें 60 बच्चे सवार थे और तफरीह के लिए जा रहे थे, वो उलट गई, जिसके नतीजे में कुछ बच्चे ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और ये जो सरपरस्त हज़रात है, औलिया तलबा है या पेरेंट्स है, उन्होंने राहत की भी सांस ली है। तो बहरहाल इस तरह के जो हादसे होते हैं बहुत ही परेशान कुन होते हैं, ख़ासतौर पर माँ बाप के लिए। एक बस का उलट जाना और फिर बच्चे मौजूदाती तौर पर सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो बहरहाल एक और ख़बर आ रही है, आप बता दूँ कि जो जमील हैं हमारे सिरपुर कागज़ नगर के नामा निगार, उन्होंने आपको बता दूं कि एक वो भेजा है, एक वीडियो भेजा है और उसके साथ साथ एक न्यूज़ भी भेजी है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र से आने वाले यानी सिरपुर कागज़ नगर यानी कुमार भीम जो वो है आसिफाबाद ज़िला है, उसका बॉर्डर पे एक आ रहे थे कि एक हादसे के शिकार हुई है, कार उलट गई। नतीजे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह 4 ख़वातीन शहीद हुई जबकि 3 ज़ख्मी बताए जाते हैं, जिसमें 2 ख़वातीन हैं और एक शख्स है, एक मर्द है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा हादसा है। बताया जाता है कि अब्दुल रहमान नामी शख्स जो सिरपुर कागज़ नगर के रहने वाले हैं, वो अपनी बीमारी
बीमार खाला की मिजाज पुरसी के लिए नागपुर गए थे, महाराष्ट्र गए थे, वापस हो रहे थे कि रात देर गए तकरीबन ये हादसा पेश आया। और इस हादसे में 4 खवातीन जिनके नाम सलमा बेगम कहा गया है, जिनकी उम्र 35 साल बताई गई है, सबरीन जिनकी उम्र 13 साल बताई गई है, और साहिरा बेगम 34 साल, और फिर हफ्सा बेगम उम्र 40 साल बताई गई है। ये बरसर मौके शहीद हो गई हैं, जबकि नुसरत और नुजहत ज़ख्मी हैं। साथ ही अब्दुर्रहमान जो गाड़ी चला रहे थे वो भी ज़ख्मी हो गए। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा सानिया है, और इस ख़ानदान के 4 अफराद का शहीद होना मैं समझता हूँ कि उस ख़ानदान के लिए बहुत यानी आजमाइश की घड़ी है ये। बिल्कुल, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे ना जी हाँ, जो हादिसात की वजूहत क्या है, क्यों हो रहे हादिसात जो है ना, ये उसमें से एक ही ये भी एक रीज़न है, बोल सकते हैं आप जो है ना, सेफ्टी आपकी जो है ना रोड्स बराबर हैं, कभी ड्राइवर की गलती होती है, कभी तो जो है ना कई रीजंस कई वजूहत है इसके जो है ना, लेकिन मेन रीज़न तो ये बोल सकते हैं कि रोड्स सही नहीं है हमारे, जो है रोड्स इतनी छोटी छोटी रोड्स हैं और रात के टाइम पे तो बिल्कुल अनसेफ है कम्प्लीटली जो है ना। और फिर कभी ड्राइवर की गलती हो जाती है, कभी नींद लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ना मासूम लोगों की जानें तल्फ हो रही हैं। रियाज साहब बताइए आप जान कितना बड़ा सानिया है जो है ना ये। और बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की बावक़ार यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जामियात में होता है। और आपको बता दूं कि वहाँ यानी कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जराइम की शरह कम होती जा रही है। और उनके इस बयान के बाद आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक स्कूल वाक़ है, और वो स्कूल है AKB बॉयज़ स्कूल है। वहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले तकरीबन 11 वर्षों से वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। एक टीचर हैं जिनका नाम है राव दानिश अली, और राव दानिश अली चहलकदमी के लिए बाहर निकले थे, कैंपस में ही चहलकदमी कर रहे थे कि वहाँ पर हमलावर जो निकाबपोश थे पहुँचे और उनके सर में गोलियाँ मार दी। 3 गोलियाँ लगी हैं, और फिर उसके बाद उन्हें करीबी जैन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ उन्हें मुर्दा करार दिया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। और आपको ये भी बता दें कि वो अपने 2 साथियों के हमरा चहलकदमी कर रहे थे। तो ये वाक़या जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है, क्योंकि एक उस्ताद का, एक मोलिम का जो कत्ल होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है उम्मत के लिए, आवाम के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए। बिल्कुल। अब चूंकि ये अली हैं लिहाजा जो है ना हुकूमत बोलेंगी कि हाँ नहीं ये तो होते रहता है, कोई बात है। फिर आप दावा कर रहे हैं कि जो है ना लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास बेहतरीन है, क्राइम्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं जो है ना, और हम जो है ना इनके पीछे पड़े हुए, इनको दबोच लेंगे, वो करेंगे जो है ना, इनके पीछे खड़ा हुआ है हम ख़त्म कर देंगे। कितना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, अंदाज़ा लगाइए आप जाना। खाली बोलने से होता नहीं, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करके बताइए कितना लॉ एंड ऑर्डर है आप जाना। ठीक है, आप कितों को ख़त्म कर दिए जाना, इनकाउंटर में कितों को ख़त्म करें आप, लेकिन मसला वही है। देखिए आप बताइए, खुलेआम जाके गोलियां मार दे रहा है, उसको सेफ है क्या बताइए हो जाएगा। अजीज मुजफ्फराबाद जो वो है फ़रक़ा वाराना फसादा जो है तो 2013 में उसके तमाम मुलज़िमीन को, जो बीजेपी का MLA भी था, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट भी थे, तो उनको केसेस वापस ले लिए। खुद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई केसेस थे, वो वापस ले लिए गए हैं। किसने आपको इजाज़त दी है भाई कि आप क्या केसेस से वापस लें? आप मुकदमात का सामना करना चाहिए था, और अगर मुकदमा का आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात है तो आपको ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायद ही नहीं किया जाना चाहिए था। इस कदर पॉलिटिकल वैल्यूज इस कदर गिर गए हैं, अखलाक के इक़दार इस कदर गिर गए हैं कि आप देखें इंसानियत बाकी नहीं रही है। ये वजह से खौफ खत्म हो गया ना रियाज साहब, कानून का खौफ खत्म हो गया ना, फिर क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? यही वजह है कि आप करो और छूट जाओ खत्म। यानी तो आपको जो है ना अगर आप जेल जाके आए मर्डर है, आपको टिकट मिल जाएगा कोई भी पार्टी का जाना। जी, इतना बुरा हाल है। आप बताइए, तो ऐसे लोग जब शामिल हो जाएं इसमें पार्टियों में, तो फिर वो पार्टी का हाल बताइए आप जाना, कैसी रहेगी वो पार्टी। जी, आप अंदाजा कीजिए कि रेपिस्टों को रिहा कर दिया जा रहा है, जबकि CBI खुद कह रही है कि अगर ये जो जगदीप सेंगर है, जो साबिक BJP MLA है, उसके ज़मानत मिलने से लड़की के और जो दूसरे जो गवाह हैं उनके लिए खतरात पैदा हो गए हैं। बिल्कुल, इन्हें आप बताइए कि आप जब कानून का डर बाकी नहीं रहा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना रियाज साहब। और उसको बाज़ाब्ता पनाह और पुष्टि मिल रही ना हुकूमत की जानिब से, तो उन्हें क्यों नहीं करेगा ये बताइए आप जाना। बिल्कुल कर सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, हमने आपको वहाँ की एक खबर बताई है कि किस तरह हादसे में 9 अफराद जिंदा जल गए। फिर आपको ये भी बताया कि किस तरह हादसा पेश आया, महाराष्ट्र से आने वाली कार उलट गई और सिरपुर कागज़नगर की 4 खवातीन शहीद हुई, इस बारे में भी हमने वाक़ुफ़ करवाया। और एक हादसा जो था शमशाबाद के करीब एक स्कूल बस उलट गई, जिसके नतीजे में 60 बच्चे जो सवार थे उनमें से कुछ ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक और खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि 14 दिसंबर को एक वाक़या पेश आया था। हनुका कहते हैं यहूदियों का एक त्यौहार है, और बोंडाई जो बीच है यानी साहिल बोंडाई पर यह वाक़या पेश आया था। मास शूटिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें 50 साल आप देखेंगे कि साजिद अकरम और उसका 24 साल बेटा नवीद अकरम मुलविस पाए गए। साजिद अकरम को तो पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन नवीद अकरम अभी भी जेल में अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन इस वाक़े का रुख देखिए कि हमारा जो गोदी मीडिया था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने हलक फाड़ रहा था कि फलां ऐसा वाक़या हो गया, इस तरह का वाक़या हो गया। तो बहरहाल आपको ये बता दूं कि उसने ये नहीं कहा कि यहूदियों की जान बचाने वाला कौन था। अहमद अल अहमद आज ऑस्ट्रेलिया में हीरो की तरह उसे देखा जा रहा है। हद तो ये है कि हुकूमत ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अल्बेनीज़ ने ऐलान कर दिया है कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड अहमद अल अहमद को दिया जाएगा। और आपको यही बता दूं कि खुद एक अमरीकी जो कांग्रेस है, रुकन कांग्रेस है और सनतकार भी हैं, उन्होंने $1 लाख का इनाम किया था। यहूदी हैं वो, लेकिन उन्होंने $1 लाख का इनाम का ऐलान किया। इस तरह सिर्फ 3-4 दिन में आपको बता दूं कि $20 लाख सिर्फ अहमद अल अहमद के लिए जमा हो गए थे। तो ये होती है इंसानियत, ये होती है मर्दानगी जिसे कहा जाता है। सिर्फ बेकसूर इंसानों को मार देना वो मर्दानगी नहीं होती, और बल्कि लोगों को बचाना वो मर्दानगी होती है। दहशतगर्द कभी भी याद रखिए मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता रियाज साहब, पता ही है ना। आप देखिए ना, एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ एक आदमी बचा भी रहा है जो है ना। जी जी जी। तो वो नहीं बताते लोग, नहीं, मीडिया वाले जो होते, गोदी मीडिया वाले, उसको एक्सपोज नहीं करते। जी जी। और ऐसी चीज़ें एक्सपोज करते हैं जिसमें जो है ना इस्लाम मुखालिफ, इस्लामोफोबिया जो चीज़ें होती है, जल्दी से लोग हरकत में आ जाते हैं और इसको बताने में पसोपेश करते हैं। तो ये मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जिस किस्म की जो पार्शलिटी जो बताता ना, जो हो रहा है लेकिन जो नहीं हो रहा है, सब जो है ना मीडिया का हाल है, खाली गोदी मीडिया जो चल रहा है खास तौर पर। और इस्लामोफोबिया के बारे में जो कुछ वहाँ पर चल रहा है बाहर, उसके बारे में कभी लोग बताते नहीं जो है ना। कितनी दुश्मनी फैल गई जो है ना। और जोहरान ममदानी खुलकर कहा है कि भाई मैं जो है ना ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करूंगा बोल के उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है। बताइए आप जो है ना। तो मतलब ये कि ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल जो है ना बेखौफ निडर होकर जो है ना काम करते हैं। तो बताइए आप जो है ना। और कहा कि यहाँ पे जो है ना जो चल रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ और उसके खिलाफ मैं काम करता रहूँगा जो है ना। तो ये जो है ना होता है, मीडिया का काम है कि बिल्कुल गैर जानिबदाना तरीके से आप बताएं जो भी चीज़ हो रही है जो है ना। आप हमेशा एक तरफा चीज़ें ही बताते रहते हैं जाना। जी जी। वो ये चीज़ें हैं रियासत। ये बात भी बहुत अहम है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की जो मईशत है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यानी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि अब ये खबरें आ रही है कि आरबीआई ने तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए मार्केट में शामिल करने या दाखिल करने का फैसला किया है। तो अब मार्केट में पैसा भी बहुत, वो यानी बैंकों में पैसे की किल्लत हो जाएगी। जी बिल्कुल। जी हाँ। जी जी। ये माशी जो है ना इस्लाहत के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास सॉलिड स्टेप है जब तक कि जो है ना कोई ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिससे सब में पहले महंगाई को कम करने की ज़रूरत है आपको जो है ना। और गोल्ड के जो ज़ख़ायर है वो ख़त्म हो चुके हैं जो है ना। और फॉरेन करेंसी बिल्कुल बहुत कम आ रही है जो है ना। इन्वेस्टमेंट कम हो गए हैं। जो इस वक्त जो बुरे हालात हैं इसको निमटने के लिए कोई माहिर माशियात होना चाहिए रियाज साहब। ऐसा नहीं चलेगा 1-2 स्टेप लेने से कुछ। जिस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के वो बता रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ पर जिस तरह हुकूमत ने काम किया है वो गैर मामूली है। वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको सलाम करते हैं, क्योंकि सल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अहमद अल अहमद की हौसला अफजाई की है। उन्होंने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि 14 दिसंबर को पेश आए उस वाक़े में 16 अफराद यानी 16 यहूदी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे, लेकिन अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमलावर पर झपटा और उसे पकड़ लिया, और हमलावर ने गोलियां भी चलाई। 5 गोलियां अहमद के जिस्म में पेवस्त हो गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो दवाखाने में शरीक रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई गई है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म अल्बेनीज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, दवाखाना उनकी यानी अस्पताल पहुँचते हैं और उनकी अयादत करते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये जो है ना। और ख़ास तौर पे ये सारी दुनिया की मीडिया में ये हाईलाइट किया गया, ऐसा बताया गया, लेकिन जैसा बताना चाहिए वैसा एक्सपोज नहीं किया गया, हाईलाइट नहीं किया गया वैसा रियाज साहब। इसको जो है ना जो काम किए हैं, जो बहादुरी का काम किए। नहीं, एक बात देखिए, ट्रंप ने उनकी बहुत सताइश की है, और कई लोगों ने सताइश की है। नेतन्याहू के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बेचारा वो खुद जिसे गज़ा का खसाई कहा जाता है, इसराइल का यानी गज़ा के फ़लस्तीनियों में जो है उनका कातिल कहा जाता है, तो वो क्या करेगा, वो सताइश करके क्या फ़ायदा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं, और आपको ये बता दें कि रियासत तेलंगाना में
बीजेपी की कारकर्दगी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदम इत्मीनानी का इजहार किया है। और उसके बाद आप देखें कि बीजेपी के जो कायदीन हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीजेपी के 688 सरपंच मुंतखब हुए हैं, हालांकि 13,000 के करीब सरपंचों के इंतखाबात हुए थे। तो इसका मतलब एक कौमी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो अगर 688 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करती है तो उसके लिए शर्म की बात है। फिर भी आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुनूबी हिंद के जो अरकान पार्लियामेंट है, अरकान राज्यसभा है, उनका एक इजलास तलब किया था। उसमें ख़ास तौर पर तेलंगाना बीजेपी के जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए थे, आदम इत्मीनानी का इजहार किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि किशन रेड्डी के क़यामगाह वाक़ दिल्ली में एक ज़बरदस्त इजलास मुनक़्क़िद हुआ। सदर रियासती बीजेपी भी शरीक थे और उसमें कहा गया कि जीएचएमसी के जो इंतखाबात होने वाले हैं उस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और जीएचएमसी पर बीजेपी अपना झंडा लहराएगी, इस तरह की बातें की गई। अब बीजेपी के बारे में खबर आ रही है कि उसने नई हिकमत अमली इख्तियार की है और रियासत के जो आबी ज़खायर हैं उन आबी ज़खायर की बारे में स्टडी करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए जल्द ही उसकी टीमें मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट हो या आबी प्रोजेक्ट्स हो उनका मायना करेंगी, उनका दौरा करेंगी। जी बिल्कुल जो है ना रियाज साहब, ये देखिए आपका अप्रोच जो है ना तरक्की के लिए है तो बहुत अच्छी बात है ना। जी हाँ, बजाय इसके जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ा के जो है ना फिरका वाराना मुनाफिरत फैला के नफरत फैला के आप जो है ना जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे ये खेल, कब तक चलेगा ये बताइए आप जरा। जी जी। तो ये जो है ना इनका काम है, ठीक है तरक्की के लिए काम करिए तो वाकई लोग लाइक करेंगे, आपको वोट देंगे, करेंगे। तो अप्रोच ये होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे के खिलाफ जो है ना मुसलमानों को अलग करो, हिंदू को अलग करो, लड़ाते जाओ, ये नहीं चलेगा। कब तक चलेगा ये बताइए जरा। जी जी, ये होना चाहिए ना पॉलिसी, तरक्की पे काम करो ना भाई, तरक्की की बात करो सबके लिए ओवरऑल जो है ना। ये क्या एक दूसरे को डिवाइड एंड रूल करके आप जो है ना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आप अपना। अब आप अंदाज़ा कीजिए 12,732 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात हुए थे, यानी सरपंचों के इंतखाबात हुए थे और बीजेपी ने 688 जैसा कि मैंने आपको बताया है सरपंच के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। लेकिन एक बड़ी सियासी जमात जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, ये अलग बात है कि उसके पास 10,000 से ज़ायद करोड़ के चंदे जमा हैं और सिर्फ 2024 में बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज़ायद के चंदे मौसूल हुए हैं, सिर्फ 2024-25 के दरमियान की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि कांग्रेस ने तकरीबन 12,732 ग्राम पंचायतों में से 7,010 ग्राम पंचायतों पर कामयाबी हासिल की और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीआरएस ने 3,502 सरपंच के ओहदे हासिल किए, जबकि बीजेपी को 688। और बीजेपी से तो अच्छा मुजाहरा दूसरी पार्टियों का और आज़ाद उम्मीदवारों का रहा है, जिन्होंने 1,505 सरपंचों के ओहदे हासिल किए हैं। जी हाँ, बहुत बेहतरीन है कारकर्दगी। देखें कांग्रेस की बहुत बड़ी है और इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहिए और इसको बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए कि भाई और क्या कर सकते हैं जिसके लिए जो है ना आवाम के आप करीब जाएं। नहीं, और दूसरी बात ये देखिए कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है। बीआरएस अपोजिशन में रहते हुए, इख्तिदार में ना रहते हुए भी उसने 7,010 कांग्रेस ने, जबकि बीआरएस ने 3,502 अगर नशस्तें ग्राम पंचायत या पंचायत के ओहदे हासिल कर रही है सरपंचों के, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जी हाँ, बहुत खतरे की घंटी है, फौरन से दीवार है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और जो है ना फौरन से देखना चाहिए कहाँ है प्रॉब्लम, कहाँ है मिस्टेक्स, कहाँ हो रही है, बुला के जो है ना हमारे सीएम को बुला के बात करके बैठ के जो है ना करना चाहिए, क्योंकि फिर इसके नेक्स्ट इलेक्शन में फिर इनकी बारी है जरा। जी हाँ, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अब बीआरएस कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसका मकसद ये है कि कल रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कभी भी मैं बीआरएस को इख्तिदार पर वापस आने नहीं दूंगा, केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दूंगा और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत होगी और अगले इंतखाबात में भी कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी का जायज़ा लें तो पता चलता है कि जो कांग्रेस के जो अवामी बहबूदी स्कीमात हैं उसकी सही तौर पर तशहीर नहीं की जा रही है। जो अरकान असम्बली है, अरकान पार्लियामेंट है, वज़रा है और अरकान कानून साज कौंसिल है, वो भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और इस सिलसिले में सीएम को बहुत यानी चौकसी अख्तियार करनी चाहिए। और ये भी चीफ मिनिस्टर के जो करीबी लोग हैं वो अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं, जिससे चीफ मिनिस्टर का और हुकूमत का नाम भी बदनाम हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रियाज साहब ठीक है, आप एक तो थोड़े अंदरूनी आपसी इख्तलाफात हैं जना, और ख़ाली तशहीर नहीं, आप जो है ना रियलिटी में करके आवाम को बताएं कि देखो तुम्हारी फलाई इक़दाम हम कैसे करें, कैसे कैसे स्कीमात हैं जिससे तुमको फ़ायदा पहुँच रहा है, और करके बताइए। अरे स्कीम का ऐलान करना अलग चीज़ है रियाज साहब, उस पर इम्प्लीमेंट करना अलग बात है जाना।
जी जी आप करके बताइए, आवाम को जब फायदा लगेगा तो बराबर आवाम आपको लाइक करेंगे, वोट देंगे आपको जो है ना। जी जी तो ये जो है ना रियलिटी है असल में जो है ना, आवाम तक पहुंचने का रास्ता ये है। जी 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 आप करके बताइए, खाली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, खाली ऐलानों से काम नहीं चलेगा। आप जाएं आवाम के से करके उनको फायदा पहुंचाएं, जरूर आपको जो है ना वो लोग वोट देंगे जो है ना। जी जी। एक बात तो सही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको हम बांग्लादेश लिए चलते हैं। बांग्लादेश के हालात क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ पर 2 स्टूडेंट लीडर का कत्ल हो चुका है और इस सिलसिले में बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं वो इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर आयद करते हैं और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर या जो खुफिया एजेंसीज़ हैं जी। उन पर उंगली उठाते हैं। लेकिन हकीकत ये क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमरीकी जो कांग्रेस के अरकान हैं उनमें से कुछ लोगों ने अरकान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में जो इंतखाबात होने वाले हैं वो इनक्लूसिव होना चाहिए या मशमूलियाती इंतखाबात होना चाहिए, उसमें तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक बयान मोहम्मद यूनुस की हुकूमत या जो आर्जी हुकूमत है उसकी तरफ से आया है और वो कहते हैं कि जो शेख हसीना वाजी जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ले रखी है और हिंदुस्तान में उनकी मेज़बानी कर रहा है, उनकी पार्टी को यानी अवामी लीग को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि BNP की जो सरबराह हैं यानी मोहतरमा खालिदा जिया जो फिलवक्त बहुत ज़्यादा अलील हैं, उनके बेटे तारिक रहमान है उनका नाम, वो तकरीबन 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इस मरतबा बांग्लादेश की बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है उसको इख्तिदार हासिल होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है और बहुत सारी मतलब वो तारिक रहमान की एंट्री से एक नया सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो गया एक बार में, क्योंकि स्टूडेंट तो वो खत्म हो गए, जो स्टूडेंट जो तहरीक जो चलाए थे वहाँ पे जेंजी की, वो तो खत्म हो चुके हैं जो है ना। और शायद ये भी बयान आया है, यूनुस का ये भी बयान आया है कि उसको जो है ना कत्ल करने के पीछे ये साजिश थी कि डिले किया जाए, इलेक्शन डिले किया जाए। ये भी उनका बयान है मोहम्मद यूनुस का। जी हाँ, ताखिर करवाना ये भी एक रीज़न उसका कहा गया है कि खत्म करने वाले ज़िंदगी से खेलना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो गलत है ये। देखिए तशद्दुद, कत्ल गारतगिरी ये जो है ना ये सही नहीं है, किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं है। बताइए, आप ख़त्म ही कर दे रहे हैं, उसको जानलेवा हमला करके उसको जो है ना मार दे रहे हैं जान से, तो ये कहाँ की मतलब लॉलेसनेस है। बिल्कुल कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब जंगल राज है। बिल्कुल जंगल राज कैसा हो गया ना। आप वहाँ पे इन्हें कानून नाम बाकी ने राज, कोई भी जो है ना जो जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे गोलियां चला दे, और आप सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते, आप दूसरे मुल्क के ऊपर भी आप डाल दे सकते हैं, भी वो मुल्क की तरफ से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हुजूमी तशद्दुद की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। आप देखेंगे पाकिस्तान में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पेश आया करते थे और वहाँ से हिंदुस्तान ये बीमारी मुंतकिल हुई और बीमारी का ये जो वायरस है बांग्लादेश में जा चुका है। और आपने देखा कि 3 दिन पहले एक हिंदू शख्स को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बना दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, उसे यानी बहुत बेदर्दी से मारा गया। ये मुसलमान नहीं कर सकता ऐसा। मैं समझता हूँ कि जो तशद्दुद करते हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जो है ना, यानी मॉब लिंचिंग की कोई गुंजाइश है नहीं। और यहाँ पे तो कॉमन हो चुकी मॉब लिंचिंग, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे जो है ना। अब वहाँ पे जो है ना वहाँ से उधर वो फैल रही है चीज़ जो है ना, क्योंकि कानून सख्त नहीं है, किसी को सज़ा नहीं दे रहे हैं आप पकड़ के जो है ना, तो लिहाजा वो दूसरी जगह भी ये बीमारी फैलते जा रही है ना। तो देखिए, अगर आपके पास अक़लियत है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करें, अक़लियतों को मराआत से नवाजें, अक़लियतों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। आप अगर तासुब व जानिबदारी का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर बहुत बुरे हालात पैदा होंगे। बिल्कुल आज देखिए, मोदी हुकूमत हो या फिर योगी हुकूमत हो या BJP हुकूमत हो, आज दुनिया भर में बदनाम हो गई है सिर्फ अक़लियतों को सताने की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना खुल्लम खुल्ला ये लोग जो है ना बुरी गाली देते हैं अक़लियतों के जो है ना। अब ना तो क्रिश्चियनों को छोड़े, ना मुसलमानों को छोड़े, ना आदिवासियों को, ना कबाइलियों को, हर एक के पीछे पड़े हुए लोग रियाज साहब, किसी को छोड़े नहीं लोग जाना। बताइए, तो जब हुकूमत केयर नहीं करना चाह रही कि उनको क्रिटिसाइज कंडम कर रही, तो फिर वो कई की हुकूमत है, कई की मुल्क है, समझ से बाहर मतलब है नेक्सस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कम्युनल फोर्सेस है। साफ जाहिर है ना, इससे पूरा पूरी दुनिया में मशहूर की बात, दुनिया से न्यूज़ आ रही है जाना, लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रखती कि यहाँ पे हरकतें ये सब कर रहे हैं। और आज मजे की बात देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है कैथेड्रल जो दिल्ली में है ईसाइयों के, वहाँ पर शिरकत की प्रेयर में। जी हाँ, जबकि गुंडा नासिर जाके जो है ना अटैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मसीही जो तालीमात हैं, क्रिश्चियनिटी की जो तालीमात है, क्या वो पेश नहीं की गई होंगी? जी हाँ, पेश की गई होंगी, लेकिन दोगलापन है और कुछ भी नहीं है रियाज साहब जो है ना। वहाँ पे एक पॉलिसी, इधर एक पॉलिसी।
अनजान बन जाओ, खामोश हो जाओ। वज़ीर-ए-आज़म को तो एहसास होना चाहिए कि जो ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, जो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बदनामी किसकी हो रही है। आप मुस्लिम ममालिक जाते हैं, हायर वहाँ के जो सबसे आला जो सिविलियन एजाज़ होता है उन्हें दिया जाता है। हालिया अरसे के दौरान उन्होंने 3 मुस्लिम ममालिक का दौरा किया, जॉर्डन गए। जॉर्डन में आप देखिए कि गोदी मीडिया क्या कह रहा है, ये जो जॉर्डन की हुक्मरां हैं वो हाशमी हैं, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो निस्बत है वहाँ तक वो फैमिली से है, ये कर रहे हैं। तो लाजिम सब एहतराम करते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं कि वो प्रॉफिट इस्लाम के जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके से नस्बत रखते हैं, उनसे निस्बत रखते हैं, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कहते हुए वो कहता है कि उसने बहैसियत एक ड्राइवर नरेंद्र मोदी को लेकर अपने आगे बढ़ाया है, दौरा कराया है। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो अखलाक और किरदार मुसलमानों के होते हैं, अगर कोई बूढ़ा बड़ा आया तो उसको लेकर न सिर्फ जाते हैं बल्कि उसकी गाड़ी भी चलाते हैं। मेहमान नवाजी क्या मालूम रियाज साहब, इनको मेहमान नवाजी होती क्या है? वो तो इस्लाम सिखाता है मेहमान नवाजी। हम नहीं देखते ये किसी को भी जो है ना, हम बिल्कुल जो है ना हर एक की मेहमान नवाजी में अरब कंट्रीज खासतौर पे इतने आगे होते हैं, ये लोग तस्वर भी नहीं कर सकते मेहमान नवाजी होती क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।